पैसा और बाजार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं राजेश जी से एक प्रश्न जिज्ञासा जो मेरे मन में है वो करना चाहता हूँ कि मेरे तमाम साथी ऐसे हैं जिनसे मेरी जब भी मुलाकात होती है और घूम फिर के कभी म्यूचुअल फंड के विषय में बात होती है, चर्चा होती है, तो वो म्यूचुअल फंड और जो पूर्व की जो कंपनियां हैं जिन्होंने गांव-गांव में जाकर के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर का जो एक ग्रामीण तबका है जो वहाँ पे शहर में बस रहा है, ऐसे इलाकों में जाकर के जो उन्होंने बिजनेस किया है और डूब गई हैं, पैसा डूब गया है या जो भी उनके हालात रहे हों, तो आज वो लोग म्यूचुअल फंड को भी उसी तरीके से, उसी कंपनियों की तरीके से समझते हैं। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसका और जो पूर्व में जो कंपनियां थी उनमें अंतर क्या है। तो इसके विषय में थोड़ा सा स्पष्ट कराएं कि क्या इसमें भी रिस्क है कि कभी पैसा डूब सकता है, कंपनी भाग सकती है। इसके विषय में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें राजेश जी। धन्यवाद आशीष जी। तो एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। वो उस हिसाब से सही है कि जो उनकी जितनी जानकारी है उसी हिसाब से वो बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड और जो अदर कंपनी है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को जानने के लिए उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये वेल रेगुलेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड है। जहाँ हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वेल रेगुलेटेड, तो रेगुलेट कौन करता है? तो जब रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेशन बनाने का अधिकार केवल सरकार को होता है। तो सरकार जब जिस चीज़ को रेगुलेट करती है और जिन चीज़ों को सरकार रेगुलेट नहीं करती है, कॉर्पोरेट रेगुलेट करता है या कोई इंडिविजुअल रेगुलेट करता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। कभी कभी कोई कॉर्पोरेट घराना भी बहुत अच्छे से अपना रेगुलेशन बनाते हैं, गवर्नेंस उनका अच्छा होता है, वो लंबे समय तक अपना बिजनेस करते रहते हैं। लेकिन जब भी यदि रेगुलेशन नहीं है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी कॉर्पोरेट घराना कितना भी अच्छा बना दे, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो जो भी कंपनियां आई होंगी, कंपनियों का नाम लेना ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी पूंजी स्कीम लॉन्च किया। आखिर एक बात और समझने की है कि आखिर वो ग्रामीण क्षेत्र पे ही ज़्यादा क्यों सक्सेस हुए। वो शहरों में या मुंबई में या जो बहुत ज़्यादा जो विकसित शहर है भारत के, वहाँ वो सक्सेस क्यों नहीं हुए? इसका मतलब कि जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड थे उन कंपनियों में निवेश नहीं किया। जो लोग वेल इन्फॉर्म नहीं थे, मतलब जिनको सूचनाओं का अभाव था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, या किसी एजेंट ने, किसी सलाहकार ने उनको समझाया और उन्होंने निवेश कर दिया, उसमें सलाहकार की भी गलती नहीं है। सलाहकार को जितनी जानकारी दी गई उस हिसाब से वो सामने आकर के बताया, लेकिन उसने जानने की कोशिश नहीं की कि इसका रेगुलेशन कौन है। तो जब पैसा लगातार फ्लो में होता है और आपको मिलता रहता है, तो उस कंपनी में लगातार ट्रस्ट बढ़ता जाता है, तो दोबारा हम फिर निवेश करते हैं। एक बार आपको मैच्योरिटी आएगी, फिर निवेश करेंगे और धीरे धीरे करके उसमें अपना निवेश का हिस्सा बढ़ाते जाएंगे। अब बात सवाल का मूल प्रश्न है कि ये अलग कैसे है। तो जिस तरीके से बैंकों को रेगुलेशन आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आप बैंक में आप एसबीआई में खाता खोल लीजिए या आईसीआई बैंक में खाता खोल दीजिए, दोनों में बराबर है। वो सरकारी बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन बैंकिंग में कोई अंतर नहीं है। 5 लाख रुपए यदि आरबीआई आपकी गारंटी लेता है रिस्क की, तो 5 लाख आईसीआई में भी गारंटी लेता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों की फैसिलिटी एक है, दोनों की सर्विस में भले अंतर हो, लेकिन रेगुलेशन में कोई अंतर नहीं। इस जो म्यूचुअल फंड को और इस बाजार को रेगुलेट करती सेबी, मतलब ठीक आरबीआई की तरीके। यहाँ पर आपको निवेशक को पूरी जानकारी A to Z परमानेंट हमेशा आपको कम्युनिकेशन में दी जाएगी। यदि आपके साथ कोई भी कंपनी कहीं भी कुछ भी होता है तो उसके लिए सेबी है, और सेबी ने जो इतना बढ़िया ढांचा बनाया है सरकार से मिल करके कि इसमें कोई भी पैसा निवेशक का, एक भी रुपया जिस कंपनी में वो निवेश कर रहा है उसके पास होता ही नहीं। और बहुत लोगों को मालूम होगा कि एनपीएस भारत में लागू हो गई है। तो एनपीएस का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है वो म्यूचुअल फंड की नकल करके बनाया गया है। तो अब इसमें स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है कि सबसे पहले कोई कंपनी, मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी का नाम कोई भी लीजिए, मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, मिराई म्यूचुअल फंड, ये सब प्राइवेट नाम, मतलब एसबीआई का नाम हटा के बात करते हैं। ये कंपनी यदि जब
अपना म्यूचुअल फंड का काम करेंगी तो सबसे पहले ये कंपनी बनाएंगी, उस कंपनी का एक ट्रस्ट बनेगा और वो अपना कोई एप्लीकेशन सेबी को देंगी, सेबी में रजिस्टर्ड होंगी। फिर जब वो कोई फंड ऑफर करेंगी उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगी, उस जो इस जो उसमें ट्रस्ट है वो पूरा इंडिपेंडेंट होगा, कोई उस कंपनी का एक आदमी नहीं होगा। उसमें जो डायरेक्टर होंगे 75% सेबी के द्वारा होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, कोई उनका कंपनी का नहीं होगा, ना उनको कोई बहुमत होगा। दूसरा उसके साथ क्या होगा कि उनको रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार अलग होगा, कैम्प्स या कार्बी होगी। तीसरी होगी कस्टोडियन होगा, जितनी भी वो यूनिट खरीदेगा एक निवेशक, वो सारे उसके जो यूनिट और पैसे का हिसाब कस्टोडियन के पास होगा, उस एमसी के पास नहीं होगा। और ऐसा नहीं हुआ है कि म्यूचुअल फंड में एमसी जो कंपनी है वो बंद नहीं हुई है। ये भी हम हाँ, मॉर्गन स्टैनली भारत में म्यूचुअल फंड करने का काम लेकर आई, वो बंद हो गई। अब आपका सवाल होगा कि पैसे का क्या? हाँ, पैसा जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उनकी क्या स्थिति हुई? एक भी रुपया मॉर्गन स्टैनली को अधिकार ही नहीं था। उसने सेबी को इन्फॉर्म किया कि हम अब ये बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। सेबी आपको 1 महीने का टाइम देगा, आप चाहें तो पैसा विड्रॉल कर लें और चाहें तो हमको बताता है कि ये पूरा जो एसेट है, जितना भी पैसा है, हम फला एएमसी फला कंपनी को, एचडीएफसी को, तो मॉर्गन स्टैनली का सारा पैसा एचडीएफसी को मैनेज करने के लिए दिया गया। और जिस आदमी के पास आज भी वो बॉन्ड कागज रखा हो, वो एचडीएफसी चला जाए, आज के भाव पे उसका पूरा पैसा मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड में 1 रुपया भी किसी का छूट गया होगा, वो कंपाउंड होकर के आज भी सुरक्षित है, आज भी मिल जाता है। केवल उसमें आपको केवाईसी यदि नहीं है तो कराना होगा, बस, और कुछ नहीं। तो एक भी कंपनी, अभी आपको बहुत लेटेस्ट उदाहरण बताना चाहेंगे जी। एक एल&टी बहुत बड़ा ग्रुप है, एल&टी फाइनेंस, उसका एक म्यूचुअल फंड का भी काम था। उसने कहा कि हम म्यूचुअल फंड का काम बंद नहीं करेंगे और अपना पूरा एसेट जो है वो सेबी के पास गया कि म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहेगा। उसका सारा एसेट जो है एचएसबीसी के पास है, सारा मैनेज हो रहा है, उतना ही अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो किसी भी निवेशक का कुछ भी नहीं किया, उसमें नाम बदल गया, एल&टी म्यूचुअल फंड के बजाय एचएसबीसी हो गया, जैसा था वैसा ही है। आपका पैन पे पैसा लगा हुआ है, आपके बैंक से पैन लगा हुआ है, आपसे बैंक से आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम लगी हुई, और 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, 3 वर्किंग डे में। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल से कर लीजिए, सिग्नेचर से कर लीजिए और किसी से करा लीजिए, वो आएगा बैंक में, जाएगा बैंक से। थर्ड पार्टी कोई भी इसमें नहीं है, कोई एडवाइजर आपका पैसा लेके चला गया, वो कैश दिए हुए कैश जमा नहीं। मान लो हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक पारदर्शी तरीका है म्यूचुअल फंड का और वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कंपनी के फेल होने में या मतलब गड़बड़ होने में 2 कारण हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कि कंपनी का भ्रष्ट हो जाना या वो गलत तरीके से हो जाना, उनका स्वार्थ, लालच, पैसा लेकर के भाग जाना, जिसको कहा जाए, शब्द थोड़ा सा उचित कम लगता है, लेकिन वो उनके जानबूझ के मतलब गड़बड़ करना। दूसरी एक कंडीशन होती है कि उनका फेल हो जाना, वो सक्सेस नहीं हो पाए कंपनी। इस 2 प्रकार की स्थितियां मेरी समझ में होती हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड में भी इस प्रकार की स्थिति होती है कि वो सारी व्यवस्थाओं में घिरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिक ने निवेश किया, उसमें हमने एक आम व्यक्ति ने निवेश किया, लेकिन कोई ऐसी उनकी गड़बड़ी हो गई या कोई बीच में उनके यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति उसके द्वारा गड़बड़ कर दिया गया, ऐसी क्या संभावनाएं हैं उसमें? ये पैसा कहाँ रहता है, कहाँ पे? हाँ, सबसे जरूरी चीज है कि म्यूचुअल फंड ये कर क्यों रही है एमसी, तो उनका बिजनेस है, वो उसका आपसे एक्सपेंस रेशियो खर्चा लेती है, उनका बिजनेस है। वो आपके जो पैसा जितने भी है पूल बनता है, सारे निवेशक, मान लीजिए कोई फंड 10,000 करोड़ का है, उसमें 10,000 करोड़ रुपया गया, तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को विभिन्न कंपनियों में सेबी की गाइडलाइन से निवेश करेगी। जैसे सेबी की गाइडलाइन क्या है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं, सेबी की गाइडलाइंस में तो ये भी कंपनियां थी नहीं, जब ये कंपनी अपने को प्रेजेंट करती थी नहीं, तो वो कहती थी कि सेबी का ये नहीं, अच्छा, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये क्रेडिट सोसाइटी कंपनियां थी, अच्छा, अच्छा, वो सेबी इनको गवर्न नहीं करता था। सेबी का काम केवल है, वो स्टॉक एक्सचेंज का काम देखती है। स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड उनका काम नहीं था,
वो क्रेडिट जो कंपनियां होती, क्रेडिट सोसाइटी कंपनियों के नाम से रजिस्टर्ड थी, और वो उनका निवेश का जो तरीका था वो दूसरा है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी करती क्या कि सेबी ने कहा कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी। तो उन्होंने कहा कि किसी एक कंपनी में एक्सपोजर नहीं लेंगे 10% से ज़्यादा, तो आपका जो यदि 100 रुपया है तो वो विभिन्न कंपनियों में जो वो कौन सी कंपनियाँ होंगी जो सेबी में ही रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है, उनमें निवेश करेंगे, एसेट एलोकेशन करेंगे, कितना कहाँ फंड लगाएंगे। वो कंपनियां जिस तरीके से ग्रोथ करेंगी उस तरीके से आपका पैसा, तो इसमें केवल एक ही रिस्क होती है, वो बार बार सेबी की तरफ से गाइडलाइन है जो हम लोग भी बताते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब आपके पैसे का जो वैल्यूएशन है वो शॉर्ट टर्म में कम हो सकती है। इस सब्जेक्ट टू मार्केट को रिस्क को खत्म करने के लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए। पैसे का जो लेन देन है, एक तो लिक्विडिटी अच्छी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी अच्छी, तीसरा भारत में कोई भी ऐसा निवेश नहीं है जितना ये ट्रांसपेरेंट है। म्यूचुअल फंड भारत में इतना कोई अच्छा निवेश नहीं है जितना ये वेल रेगुलेटेड है, ठीक है। भारत में एक ही संस्था है मात्र सेबी जो निवेशक के लिए लड़ती है, कभी कंपनी के लिए नहीं लड़ती है। किसी कंपनी के साथ कभी सेबी नहीं खड़ी होगी, किसी एडवाइजर के साथ नहीं खड़ी होगी, वो हमेशा निवेशक के साथ खड़ी होगी। निवेशक के हित के लिए वो हमेशा परमानेंट रहती है। तो सेबी में जितनी भी उसने बनाया हुआ है, और सेबी को पावर दिया गया 96 में, बहुत ज़्यादा पावर है सेबी को। वो किसी का लाइसेंस रद्द कर सकती है, और पनिशमेंट दे सकती है, पेनाल्टी लगा सकती है, वो सारा कुछ करती रहती है। आपको कुछ भी नहीं करना रहता निवेशक को, वो सारा कुछ ध्यान देती रहती है। अब इसकी रिपोर्टिंग भी करना रहता है। एक दिन से अधिक कोई भी म्यूचुअल फंड की कंपनी आपको पैसा नहीं रख सकती है। म्यूचुअल फंड की कंपनी में का अकाउंट पूल अकाउंट नहीं होगा, तो जिस स्कीम का उसी स्कीम का अकाउंट होगा। और यदि किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो वो सेबी ने अकाउंट खोल के रखा है BSC लिमिटेड पे, जो ICCL करके एक अकाउंट खोला गया है, वहाँ सबका एक पैसा होगा, किसी ब्रोकर के अकाउंट में पैसा नहीं होगा। किसी म्यूचुअल फंड की जो पूल अकाउंट में पैसा नहीं होगा, उस स्कीम में पैसा होगा और सीधे वहाँ से अटैच होगा। तो कहीं थर्ड पार्टी का कहीं एंट्री ही नहीं है। तो इससे उससे तुलना नहीं करना है। ये जिस तरीके से बैंक वेल रेगुलेटेड है, उससे भी अधिक ये वेल रेगुलेटेड है। हाँ, अभी यही हमारा वो था। आज भी भारत देश में जहाँ तक हमको लगा करता है कि किसी के पास भी यदि पैसा है तो वो सबसे पहले एकदम बिल्कुल निर्भय होकर के किसी भी बैंक में वो चला जाता है, और चाहे वो RD के रूप में हो या ऐसे जिस रूप में भी अलग अलग भिन्न भिन्न स्थितियों में बैंक में पैसा रख करके वो आराम से चला आता है और चैन की नींद सोता है। उसको लगता है कि हमारा धन सुरक्षित है। और म्यूचुअल फंड में एक बार थोड़ा सा उसको सोचने का ऐसा लगता है जिसको जानकारी नहीं है। तो इसमें क्या बैंक और म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा अंतर है या कैसा? इसमें अब ये जो जहाँ तक हम पैसा बैंक में जमा करें, म्यूचुअल फंड में जमा करें, क्यों जमा करना चाहते हैं? इस पैसे को खतरा है, आपके पैसे को आपको लगेगा कि चोरी से खतरा है तो आप लाकर बैंक में जमा कराएंगे। आपको खर्च होने का खतरा है, बहुत सारे गिर जाने का खतरा है। उससे सबसे जो बड़ा खतरा है, जो किसी को ध्यान नहीं देता है, आपके पैसे को खतरा है महंगाई से। नहीं, हम ये समझ रहे हैं, हम इसको बात काट रहे हैं महंगाई के विषय में, आप कह रहे हैं जो भी, लेकिन हमारा ये नहीं प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि सुरक्षा, हमारा धन एक पैसे भी ना बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा धन, आपके कहने का मतलब है कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है और पैसा भी बढ़ रहा है, लेकिन पैसे की जो बैंक में बढ़ रहा है उसकी गति धीमी है और महंगाई की तेज है, तो हमारा धीरे धीरे पैसा कम हो रहा है। यही है ना विषय? हमारी बात पूरी जी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा धन है तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरा धन सेफ है, सुरक्षित रहे। तो सुरक्षित की गारंटी हमको बतानी है। अब वो चूंकि आप, हमने जो बात हम कह रहे थे कि आप इसलिए पैसा बैंक में जमा करने जाते हैं, FD करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, सुरक्षित भी रहे और वो पैसे में ग्रोथ भी है, ठीक है। नहीं तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो आपकी जेब में है। बैंक जो है आपकी FD की 1 करोड़ की कराओ, गारंटी केवल 5 लाख की है, ठीक है। यदि बैंक दिवालिया हो जाए तो आपके पैसे की 5 लाख की गारंटी है, तो आप 1 करोड़ की FD क्यों करने जा रहे हैं? आपके 95 लाख रुपए डूब सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए हमें विश्वास है और ऐसा होने वाला भी नहीं है।
तो ज़्यादातर लोग जब जो ट्रस्ट जब करते हैं, जो लगातार किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, तो उसमें हमारा विश्वास बढ़ जाता है। तो विश्वास बढ़ जाता है तो हम वहीं लगे रहते हैं। जिसको कोई जानकारी नहीं है उसको पोस्ट ऑफिस बैंक में ही रहना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह है। उसको जब तक म्यूचुअल फंड में पूरी पैसा की सुरक्षा है, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। जब तक उसको जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड की, तो वो म्यूचुअल फंड में आना चाहते तो जानकारी ले, समझे और फिर निवेश करे। पैसे की सुरक्षा म्यूचुअल फंड में पूरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है। उस मार्केट रिस्क को भी नहीं समझ पा रहे हो तो भी पैसे का नुकसान कर लोगे। पैसा कोई कंपनी लेके डूब नहीं जाने वाला है म्यूचुअल फंड में। बैंक में यदि आपको 5 लाख सुरक्षित है तो यहाँ पूरा पैसा सुरक्षित है, लेकिन यहाँ जो होगा वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होगा। उसको यदि उसको नहीं समझ में आ रहा है या उस व्यक्ति को म्यूचुअल फंड में डर लग रहा है, तो पहले वो डर को खत्म करे और तब तक वो अपना निवेश कहीं इधर उधर ना करे। पोस्ट ऑफिस और बैंक बहुत सुरक्षित जगह है, उसको वहीं और इधर उधर की जो लोग समझाने आते हों उसको कतई ना समझे। पहले वो ढंग से किसी चीज़ को समझे तब निवेश करे। नहीं तो क्योंकि हमेशा जो गलत लोग होते हैं वो बहुत तरीके से रूप बदल के आते रहते हैं। आपको लग रहा है कि बड़ी सफाई हो गई है, लेकिन कोई दूसरा तरीके से लोग आए, कोई डिजिटल तरीके से। अब इसी में तो एक लगता है ना कि वो एक आम जो व्यक्ति है उसको क्या पता, जो म्यूचुअल फंड की वकालत कर रहा है, म्यूचुअल फंड का एडवाइजर है, वो अपनी बात कह रहा है तो उनको लग रहा हो सकता है कि वही बदल के रूप आए हुए। बिल्कुल लग सकता है। तो ऐसी स्थितियों में हम कैसे समझेंगे? वो उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जब तक न समझ पाए तब तक निवेश ना करे। लेकिन वो अपने दिमाग के दरवाजे को खोले। ये जो रेगुलेशन है भाई, कहाँ उसको बताइए कोई ऐसा निवेश है जिसमें बहुत सारे अखबार छपते हो? फाइनेंशियल एक्सप्रेस छपता है, बताइए किसी छपता है, बिजनेस स्टैंडर्ड छपता है, 3-4 आपको टीवी चैनल दिखाई देते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। संसद में इसमें टैक्स लगाया जाता है, संसद में इसकी चर्चा होती है। अभी आप हाल ही में भी अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने निवेश का टिप्स दिया बाजार में कि बहुत लोग ये सरकारी कंपनी की बड़ी बुराई करते रहते हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि अवसर है, लगाइए, सरकारी कंपनियां बहुत फायदे में आने वाली हैं। तो वो क्या है, प्रधानमंत्री वहाँ खड़े तो ये सारी चीज़ें वेल रेगुलेटेड है, आपको यहाँ पैसा नहीं डूबने वाला है। फिर भी मेरी सलाह है कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले समझें तभी निवेश करें। और सबसे सुरक्षित जगह यदि आपको समझ में नहीं आता है तो पोस्ट ऑफिस और बैंक है, दूसरी जगह मत जाए। चलिए, राजेश जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर करने का प्रयास किया है और लगभग हमारी जिज्ञासाएं जो है वो शांत भी हो रही हैं। और म्यूचुअल फंड एक तरीके से बैंकिंग ही है और बहुत ही उससे कहीं ज़्यादा पारदर्शी तरीके से आपको इसमें निवेश जो बताएं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसमें 45 लाख करोड़ की है। कितने की? 45 लाख करोड़ की। कोई फंड 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। भारत में जो अभी 3-4% लोग, 4% लोग तक ही निवेशित हैं। तो ज़्यादातर जो निवेशित लोग हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र के लोग हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश या बिहार इस तरीके के राज्यों में अभी ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। और आप ये देखते होंगे कि वो एमफी और प्लस सेबी की गाइडलाइन है। लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सेबी ने इन्वेस्टर अवेयरनेस के प्रोग्राम कराती है, एमफी कराती है, उसका पैसे का एलोकेशन होता है। तो बहुत सारे हम सेमिनार कराते रहते हैं, बुलाते हैं तो लोग आते नहीं। अच्छे होटल में बुलाते हैं कि वहाँ आइए, आप लोग 10 मिनट का टाइम दीजिए, आपसे कोई निवेश की बात नहीं, क्योंकि जानकारियाँ दी जाएंगी, कोई नहीं आता है। नहीं, बुलाती तो वो कंपनियां भी थी नहीं, और वो भी अपने बहुत अच्छे होटल में ही बुलाती थी और उनको खिलाती पिलाती भी थी, बताती भी थी। विषय ये नहीं है राजेश जी, विषय ये है कि जहाँ तक आप बता रहे हैं कि सेबी के द्वारा ही बैंक भी आरबीआई के द्वारा बैंक, आरबीआई, और ये आरबीआई से ही ये इसकी दूसरी संस्था है जो भारत सरकार ने बनाया, सेबी। ठीक है। बीमा के लिए IRDA, इसके लिए म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी और बैंक के लिए RBI। ये तीनों स्वायत्त संस्था, ये तीनों भारत सरकार की स्वायत्त संस्था हैं और ये पूरा वेल रेगुलेटेड करती हैं। सारे जो बीमा का कोई भी समस्या होगी तो उसको IRDA रेगुलेट करता है और ये म्यूचुअल फंड के लिए सेबी और बैंक के लिए RBI।
तो ये वेल रेगुलेटेड है। आप जब भी कहीं निवेश करने जाएं तो थोड़ी सी पहचान करें, सबसे पहले उसका रेगुलेटर पता करें। हाँ, ये थोड़ा सा बिंदु बताएं कि हमको क्या करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले आपको रेगुलेटर पता करना चाहिए कि इसको रेगुलेट कौन करता है। यदि वो कहता है कि आरबीआई रेगुलेट करती है, तो आपके पास आजकल बहुत साधन है, गूगल में सर्च कर लीजिए या किसी से पता कर लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए कि ये क्या सेबी रेगुलेट करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई रेगुलेट करती होगी तो बैंक होगी या एनबीएफसी होगी। तो क्या एनबीएफसी में उसका रजिस्ट्रेशन है, क्या बैंक में रजिस्ट्रेशन है? यदि बीमा कंपनी कोई होगी तो आईआरडीए से रजिस्टर्ड होगी, और यदि म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी होगी या तो वो सेबी से होगी। यदि 3 जगह से रेगुलेशन नहीं है तो आपने सावधानी बरतिए अपने निवेश पे और सीधा मना कर दीजिए और बैंक और पोस्ट ऑफिस। चलिए, बहुत ही अच्छा बिंदु ये आया लास्ट में, ये बहुत आपने बहुत क्लियर तौर पे कर दिया कि भारत सरकार के ही अंडर में एक तरीके से ये 3 उपक्रम बने हुए हैं, जो बैंक और बीमा और ये म्यूचुअल फंड जो संचालित हो रहे हैं। और लगभग दूसरा एक और बिंदु देख लेगी, यदि कोई एडवाइजर आता है आपको कि म्यूचुअल फंड का आएगा, तो सीधा है कि वो एआरएन होल्डर होगा, एमपी पास आउट होगा, ठीक है। आप उससे उसका लाइसेंस पूछ सकते हो, ठीक है, क्या अपना लाइसेंस दिखाइए, आप कहाँ से आए हैं। या दूसरा, जो बैंक में घूमते रहते हैं, तो वहाँ भी आपको सावधानी बरतना है कि यदि बैंक किस काउंटर में जा रहे हैं तो बैंक एक सुरक्षित जगह है, वहाँ भी इधर उधर मत जाइए, ठीक है। ठीक जो आपको रिकग्नाइज जगह हो वहीं जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी आप ध्यान देंगे तो अपने पैसे को बढ़ाने से जरूरी है पैसे को बचाना भी, पैसे को यही चीज जो हमारा प्रश्न था उसको आपने सॉल्व किया, और हमको लगता है कि काफ़ी चर्चा हो गई है। म्यूचुअल फंड बनाम अन्य कंपनियां जो हैं, जो लूट खसोट करने वाली कंपनियां हैं, उसकी चर्चा काफ़ी हो चुकी है, और हमारे जो निवेशक हैं वो लगभग सावधान भी हैं और इसे समझने का पूरा प्रयास भी करेंगे। फिर हम नए रूप में नई जिज्ञासा को लेकर के राजेश जी के साथ में बैठेंगे, तब चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में कहना चाहता हूँ कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।